क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अब तक बेसिक देख लिया था कि भाई आपके पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो एक आयनिक टाइप का बॉन्ड है, और इसमें जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की, उसकी कुछ एनर्जी होगी आपके पास। उसकी वजह से, किसकी वजह से बेटा? लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने की वजह से वो एनर्जी पहले धीरे धीरे आपके पास इंक्रीज होगी, और एक टाइम आएगा जब वो एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जैसे बैलून वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको समझाने के लिए, कि वो आपका जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सेंट्रल मेटल एटम का, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्लिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्लिट होगा दो हिस्सों में। कौन कौन से दो हिस्से? क्योंकि भाई डी के आपके पास ध्यान दोगे तो दो ही आपके पास हिस्से हैं। एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो अलोंग द एक्सिस है, ये वाले जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के ऊपर रिजाइड करते हैं, और दूसरा वो आपके पास लोब्स जो एक्सिस के बीच में है। तो वही यहाँ पे होगा कि आपके पास दो तरह के आपके पास जब हिस्से हैं तो वो दो हिस्सों में ही बटेगा आपके पास। अब ये जो एनर्जी इसके फूटने की वजह से, आप बोल सकते हो क्लाउड आपको फूटा ही है ना भाई, तो ये जो एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी को डेल्टा, इसको आपने बोला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसके साथ में अगर आपके पास O लगा है तो दिस डिफाइंस नॉट डेल्टा नॉट, दिस डिफाइंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर इसके साथ लगा है T तो इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डेल्टा नॉट और डेल्टा टी आपके पास डिफाइन करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब फिलहाल हम बात करेंगे CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा? वही लिगेंड सेंट्रल मेटल के एटम की तरफ अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अलोंग द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर लिगेंड की रिपल्शन ज्यादा होंगे। रिपल्शन ज्यादा होंगे तो वैसे तो पहले तो आपके पास सेम एनर्जी थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गया बेटा? इनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा हुए तो जब एक लिमिट से ज्यादा आपके पास रिपल्शन बढ़ जाएंगे और एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी तो दरार फूट जाएगा आपके पास दो हिस्सों में। अब ऊपर कौन जाएगा? जिसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा आई रिपल्शन की वजह से। किसकी एनर्जी ज्यादा आएगी? भाई जिसके अलोंग लिगेंड आया था, है ना जी। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऊपर जाएंगे आपके पास कौन जाएंगे ऊपर? आपके पास वो एक्सिस जिनकी एनर्जी क्या आपके पास ज्यादा, और नीचे कौन जाएंगे आपके पास? जिनकी एनर्जी क्या है कम। तो आपके पास नीचे जो आपके पास ऑर्बिटल्स आएंगे वो आएंगे T2G, और ऊपर जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो होंगे आपके पास EG। और इनके बीच का ये जो दो हिस्सों में बट गए हैं, आपका डी जनरेट जो ऑर्बिटल था, इस एनर्जी गैप को जो आपके पास लिबरेट होगा, इसी को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और नीचे T2G में कौन सी तीन? T यहाँ पे डिफाइन करता है ट्रिपली डिजनरेट को। ये जो 2 वर्ड है या जो E वर्ड है, ये स्पेक्ट्रो स्प्लिटिंग की वजह से आते हैं। फिलहाल आपको ये रखना है कि ट्रिपल डिजनरेशन को डिफाइन करता है। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे आपके पास? DXY, DYZ और DXZ। और EG के अंदर कौन कौन से आएंगे? DX² और DZ²। ठीक है। और ये जो एनर्जी लिबरेट आउट होगी इसी को क्या कहोगे? CFSC। और ये जो एक्साइटेड स्टेट, जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम एक्साइटेड में गया था बिफोर ऑफ दिस स्प्लिटिंग से पहले, वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप कहोगे बैरी सेंटर। उस एनर्जी को आप क्या नाम दोगे बेटा? बैरी सेंटर। स्पेलिंग चेक कर लेना, 100% गलत हो सकती है, ठीक है। तो इसको कहोगे बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर एक किस्म से आप ये लगाओ कि आपके पास ओरिजिन है, इससे ऊपर एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इससे नीचे आपके पास एनर्जी नेगेटिव रहेगी। अब कितनी रहेगी?
तो देखो वैसे तो आपकी मर्जी है, आप इसका एज इफेक्ट लर्न कर लो कि भाई जो ऊपर वाले हैं उनकी एनर्जी हो जाएगी आपके पास 3/5 ऑफ दी टोटल एनर्जी, और नीचे वाली एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि भाई ये नीचे चले गए मेरे सेंटर से, तो -2/5 डेल्टा नॉट ऑफ द टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये हो जाएगी आपके पास जो 2 वाले ऑर्बिटल हैं उनको तीसरे हिस्से की एनर्जी दे दी, टोटल 5 हिस्से 5 ऑर्बिटल थे, और 3 वालों को 2 हिस्से की एनर्जी दे दी। आप ऐसे भी इसको आराम से लर्न कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बने। ठीक है, एनर्जी को बराबर करने के लिए 2 को 3 हिस्से की एनर्जी दी है और 3 को 2 के हिस्से की एनर्जी दी है। ऑब्वियस बात है, ऊपर वाले जो है वो पॉजिटिव रहेगी तो ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, और वेरी सेंटर से नीचे नेगेटिव है तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी। अब एक कंसेप्ट जो आपने वीवीटी में देखा था उसमें आपने क्या कहा था कि सर आपके पास CO, CN, EN ये स्प्लिटिंग ये आपके पास पेयरिंग कराएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस टाइम पे हमने अपनी तरफ से मान लिया था, लेकिन वो होते नहीं है। एक्चुअल में स्प्लिटिंग के बाद ही आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड का और वीक फील्ड लिगेंड का पता चलता है। और क्या पता चलता है कि भाई ये जो एनर्जी निकलेगी यहाँ पर स्प्लिटिंग की वजह से, जिसको आपने क्या नाम दे दिया है डेल्टा नॉट, ये ही एनर्जी आपके पास काम आएगी फॉर द पर्पस ऑफ द पेयरिंग। क्यों भाई? क्योंकि हर्ट्ज रूल ने एक सिंपल सी बात कही थी, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इनके अंदर आपके पास क्या होता है, डी के अंदर आपने देखा था, आपने डायरेक्ट पेयरिंग करा दी थी वीवीटी के अंदर पिछले लेक्चर में। तो भाई आपने जब डायरेक्ट पेयरिंग करा दी थी तो गड़बड़ है ना। क्यों आई पेयरिंग? क्योंकि जब आप डायरेक्ट पेयरिंग कराओगे एटम तो आपके पास पहले सिंगल फील्ड होकर स्टेबल होगा, तो जब आप जबरदस्ती किसी को फिल कराओगे तो ऑब्वियस ही बात है यू नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी ये CFSC आएगी बेटा। ये CFSC ही आपके पास स्प्लिटिंग कराएगी और ये CFSC ही आपके पास पेयरिंग कराएगी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग अपने आप नहीं होती है, और ऑब्वियस बात है केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जब अपने आप नहीं होगी और उसको आपको कराना है उस चेंज को, तो यू नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी। और वहां पर वो एनर्जी इंटरनली, बाहर से नहीं प्रोवाइड करवा रहे आप, इंटरनली इज प्रोवाइडेड बाय दिस स्प्लिटिंग डेल्टा। ठीक है जी। अब आपके पास केस बनता है कि कोई भी लिगेंड आपके पास क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोई भी लिगेंड आपके पास क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर उस केस में जो एनर्जी निकलेगी डेल्टा नॉट वो ज्यादा है आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी से। क्या? डेल्टा नॉट शॉर्ट में लिखेंगे ग्रेटर देन P, फिर P इज दी पेयरिंग एनर्जी। तो वो लिगेंड क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या कोज कराएगा आपके पास पेयरिंग शुरू कराएगा आपके पास। ठीक है। अगर किसी भी केस में डेल्टा नॉट जो है वो कम है आपके पास P से, मतलब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा थी पेयरिंग कराने के लिए। जस्ट इमेजिन करके देखो, आपको रिक्वायरमेंट थी भी 100 जूल की पेयरिंग कराने के लिए किसी पर्टिकुलर मेटल के अंदर, लिगेंड ने स्प्लिटिंग करा के एनर्जी रिलीज कर दी 150 जूल, तो जरूरत 100 की थी, दे दी 150। इसका मतलब हाँ आपको जितनी थी उससे ज्यादा मिल गई, तो क्या ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जरूरत थी आपके पास 100 और इस भाई साहब ने दिया आपको सिर्फ 75, तो भाई अब की बार आपका लिगेंड पेयरिंग कराने के लिए लायक नहीं है। तो उस लिगेंड को आपने क्या नाम दे दिया, ऐसी लिगेंड जिनमें डेल्टा नॉट कम होगी उनको आप क्या बोल दोगे वीक फील्ड लिगेंड। शॉर्ट में लिख रहा बेटा WFL, और इनको क्या बोल दोगे आप SFL। और उसी के हिसाब से फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करके भी कौन लिगेंड कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, कौन लिगेंड कितनी कम एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद एक सिंपल सी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएगी। उसके बाद एक बिल्कुल सिंपल सी क्या बनाएगी बेटा आपके पास है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपके पास बोर्ड में बिल्कुल सिंपल सा आ जाता है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, किसकी एनर्जीज की स्प्लिटिंग एनर्जीज की, किसके थ्रू बाय द लिगेंड्स। तो आपके पास दिस इज अ ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो आपकी मर्जी, आप उसको आप इंक्रीजिंग में लिखोगे या डिक्रीजिंग में लिखोगे। ठीक है जी।
तो इसमें जब आपने स्प्लिटिंग एनर्जी देखी तो क्या आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज अ सीरीज which arranges the ligands in order of their splitting energies. कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके जी, तो इसमें आपको पता चला कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है आपके पास, कार्बन है। उसके बाद किसका नंबर आता है आपके पास, Cl। उसके बाद वो सीरीज बनती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बता दूंगा, और इस तरीके से आपके पास सीरीज बनती 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 चली गई थी। तो भाई जिन्होंने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई वो कौन से लिगेंड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जिन्होंने कम एनर्जी प्रोवाइड कराई जैसे आपके पास Cl आता है, F आते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और टॉपिक को आगे चलते हैं। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया कि भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस, भाई एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से भाई जब वो उसके पास आ रहे होते तो आपके पास स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है, आपका डी जनरेट 5 ऑर्बिटल्स 2 हिस्सों में चले जाते हैं। नीचे वो आते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और ऊपर वो जाते हैं जिनकी एनर्जी रिपल्शन की वजह से बढ़ गई है। तो ऊपर कौन गया, dx² y², नीचे कौन है, dz²। अब नीचे dxy dy dxz। अब ये जो आपके पास एनर्जी आई, इस एनर्जी का नाम क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल में इसको डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा नोट से। अब थोड़ा सा टॉपिक और आगे लेके चलते हैं। डेल्टा नोट से आपने इसको डिनोट तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब केस भी बन गए, क्या क्या केस बन गए भाई, आपके पास अगर डेल्टा नोट, थोड़ा सा मोटा लिखते हैं बेटा, अगर डेल्टा नोट ग्रेटर देन पी है तो आपके पास लिगेंड कैसा है, बिल्कुल वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर डेल्टा नोट लेस देन पी है तो आपके पास लिगेंड कैसा है, हाँ जी, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको क्या करनी है, इसके हिसाब से आपको लिखनी है कॉन्फ़िगरेशंस। एक और नए कॉन्फ़िगरेशंस आगे 9th में लिखते आए थे 2 4 2 8 8 18 18, उस हिसाब से लिखते थे 9th में। फिर 11th में आपने 1s2 2s2 2p6 के हिसाब से लिखा। फिर उसके बाद आपने सिग्मा 1s², फिर सिग्मा 1s स्टार एमओटी के अंदर लिखी थी बोर्ड। एक और कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटा आपके पास, और ये है कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कैसे लिखी जाएगी, जैसे आपके पास है D1, डी सब शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा किस में जाएगा भाई, आप वो प्रिंसिपल तो इंटैक्ट ही है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेयरिंग वाला कंसेप्ट आपके पास आ गया है। और वो पेयरिंग किस वजह से होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई जो पेयरिंग एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर रही है। तो D1 पहला इलेक्ट्रॉन किस में आया भाई, T2G सेल के अंदर आया है, तो क्या बन जाएगी आपके पास T2G1, EG के अंदर क्या है 0। वीक होगा तो भी क्या बनेगी, सेम ही रहेगी। पहले स्ट्रॉन्ग वाले करते हैं, D2 क्या बनेगी आपके पास, D2 भी ऐसे बन जाएगी T2G2 और EG0। D3 क्या बनेगी आपके पास, वो भी ऐसे बनेगी T2G3 और EG0। पहला इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर, तीसरा इसके अंदर, ऐसे। ठीक, अब आया पेयरिंग का कंसेप्ट। अगर आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो लिगेंड जाना तो चाहिए था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगा, वो वहां नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां जाने के बदले में ये जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है, डेल्टा नोट है, ये आ जाएगी, ये कहेगी ना वहां नहीं जाना, पहले पेयरिंग कर। तो अब की बार आपके पास जो D4 है वो क्या बन जाएगा आपके पास T2G4 EG0। ऐसे ही D5 क्या बन जाएगी T2G5 EG0। D6 क्या बन जाएगी T2G6 EG0 हो जाएगा। अब आया D7 पे, जब ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है भाई, तो ऑब्वियस बात है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉली अंकल बता के गए थे। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, EG में। तो D7 क्या बन जाएगा आपके पास T2G6 EG1। ऐसे ही D8 क्या बन जाएगा आपके पास T2G6 EG2। D9 ऐसे ही भाई EG3 आ जाएगा उसमें, T2G तो ऐसे रहेगा, और D10 में क्या आ जाएगा T2G6 EG आपके पास 4। ये फुली फिल्ड आपके पास डी शेल हो जाएगी। ये कब है, जब आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, मतलब डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P था।
लेकिन अगर वीक हुआ तो वीक के केस में क्या आएगा, वीक के केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, D1 कॉन्फ़िगरेशन उस केस में क्या बनेगी, D1 तो वही रहेगी, पहला इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस बात है आपके पास अब की बार डेल्टा नोट थोड़ी है तो पहला तो यहीं पे आएगा, तो क्या बन जाएगी, वही बनेगी T2G1 और Eg0, ये होगी D1। तो आपके पास D2 क्या बन जाएगी, T2G2 Eg अब भी 0, दूसरा भी यहीं आएगा, Eg में कैसे जाएगा, पहले एक तो यहीं आएंगे, D3 भी इसी तरीके से हो जाएगा T2G3 Eg, वेरी गुड 0। अब आए D4 पे, D4 में क्या होगा, D4 में आएगा आपके पास T2G3, पहले 1 2 3, अब की बार जो एनर्जी ये निकली थी डेल्टा नोट ये थोड़ी थी, तो क्या बन जाएगा T2G3 और Eg1। अब की बार वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास ऊपर जाएगा, ऊपर वाले फिल होंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी, पहले सभी के अंदर एक एक जाएंगे। तो आपके पास T2G3 Eg1। अब D5 क्या बनेगा आपके पास, T2G3 Eg2। D6 क्या बनेगा, D6 बनेगा आपके पास T2G, क्योंकि वहां पे भी एक एक जा चुके हैं तो छठा कहाँ आएगा, वहां नहीं आएगा, अभी यहां आएगा T2G4 Eg2। D7 क्या बनेगा, T2G5, यहां आ जाएगा भाई आपके पास T2G5 Eg2। D8 क्या बनेगा, यहां पे आएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल T2G6 Eg2। D9 अब ये तो फिल होगा तो आपकी बार यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा T2G6 Eg3। और D10 तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, D10 तो दोनों में क्या रहेगा आपके पास है, सेम ही रहेगा। बोर्ड क्या पूछता है आपसे सबसे ज्यादा, बोर्ड बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा D4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो एज पर CFT प्रोवाइडेड डेल्टा नोट ग्रेटर देन P, जो डेल्टा नोट है वो P से आपके पास ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग होगी। तो यहां पर क्वेश्चन को बाद में देखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए CFT का तो उसको बाद में देखोगे, पहले क्या देखोगे, डेल्टा नोट छोटा है या बड़ा है, अगर डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग कराएगा, क्योंकि पेयरिंग तो आपको देनी है ना, और वो कहां से दी जाएगी, डेल्टा नोट से। तो अगर आपके पास खुद की एनर्जी है देने के लिए और रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है वो आपको वो काम करा देगी जो आपको कराना है, दैट इज पेयरिंग है। और अगर केस उल्टा हो गया, ऐसे आ गया, तो भी आप कर दोगे आराम से, बिल्कुल आप कहोगे सर यहाँ पे तो पेयरिंग कम है, सॉरी पेयरिंग ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी जो निकलेगी वो आपके पास यहाँ से थोड़ी निकली, तो आपकी बार पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और पेयरिंग होगी तो आप कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज इट, इसी तरीके से होगी। अब इनकी एनर्जीज निकालनी आती है भैया, आपके पास एनर्जी निकालो किसी के भी, ये थोड़ा सा आपके पास किसी हल्के फुल्के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि भाई इसकी एनर्जी निकालो, डेल्टा नोट की वैल्यू दे देंगे, जैसे आपको डेल्टा नोट की वैल्यू दे दी भाई किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए 23,500 जूल्स, या किसी और फॉर्म में दे दी, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि भाई आपके पास D4 की ही लिखो केस डेल्टा नोट ग्रेटर देन लेस देन P है, एक D6 की लिखो प्रोवाइडेड आपके पास डेल्टा नोट ग्रेटर देन P है, ये दो केस दे दिए। तो भाई पहले D4 देखते हैं, या पहले सिंपल शुरू करते हैं, मान लो आपको लिखना है D1, तो भाई आपको पता है इसकी एनर्जी कितनी थी, इसको भूल जाओ क्योंकि अब वापस आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले D1 की, वीक है स्ट्रॉन्ग हमें नहीं मतलब, क्योंकि D1 D2 D3 चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग वो तो चेंज होनी नहीं है, ऐसे ही D9 D10 ये भी चेंज नहीं होगी चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई इशू नहीं है। तो D1 D2 D3 D9 D10 इनके तो टेंशन नहीं लेनी, ऑलमोस्ट आपके पास ये सेम ही आ रही है, ठीक है। टेंशन कहां से आएगी आपके पास, टेंशन आएगी D4 से लेके और D8 तक, चार के अंदर ही आपको थोड़ा सा सोचना है। फिर भी देखो D1 की कॉन्फ़िगरेशन भाई पहले वाले केस के हिसाब से क्या बनेगी, पहले वाले में आप छोटा सा दिमाग में डायग्राम बनाओ, पेयरिंग होगी तो भाई आपके पास 1 में तो दिक्कत ही नहीं है, क्या बन जाएगा T2G1, ठीक है जी। और T2G की एनर्जी कितनी होती है भाई आपके पास, -2/5 ऑफ दी डेल्टा नोट, डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, तो T2G में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 मल्टीप्लाइड बाई -2/5
इंटू में 23500 एनर्जी आ गई बेटा आपके पास। अब ऐसे ही मान लो आपको D4 की करनी है। D4 किस हिसाब से लिखना है, डेल्टा नॉट लेस देन P, मतलब सर अब की बार पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा है, चौथा ऊपर जाएगा भाई। ठीक है जी, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले D4 की, T2G3 तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 मल्टीप्लाइड बाई T2G की एनर्जी कितनी है भाई, हाँ जी T2G की एनर्जी कितनी होती है, -2/5, तो इसको मैं -0.4 लिख दूं तो गलत तो नहीं हो ना, इंटू में, ठीक है। और आपके पास प्लस Eg की कितनी थी भाई, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 23500 और कितने इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर, एक, निकल गई एनर्जी वही आपके पास। अब 2355 को दोनों से कॉमन भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेल्टा नोट को कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाता है, 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, तो यह आ गया डेल्टा नोट इंटू में -1.2 प्लस 0.6, तो यह आ गया -0.6 इंटू में डेल्टा नोट। डेल्टा नोट की वैल्यू आपके पास ही हो जाएगा ना आराम से। कोई नहीं, एक और देखते हैं, एक केस और करते हैं। मान लो आपसे पूछा गया D4 से लेकर 8 में दिक्कत है, मान लो आपसे D8 पूछा गया, D8 की लिखो भाई, D8 की एनर्जी दे दी भाई, 23500 दे रखी है एनर्जी, फिर से स्प्लिटिंग एनर्जी आपको। अब आपसे पूछ लिया कि भाई आपके पास, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू दे दी, मान लो आपके पास 12000 जूल, ये पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, तो बताओ इस केस में पेयरिंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल डेल्टा नोट ज्यादा है P से तो आपके पास पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो आपके पास ये केस कौन समझेगा, डेल्टा नोट ग्रेटर देन P। अब एनर्जी लिख सकते हैं आप D8 की, बिल्कुल D8 में अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले 1 2 3 4 5 6, पहले इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद एक इसमें और एक इसमें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई T2G, ठीक है जी, या T2G 6 कर लो, T2G 6 और Eg क्या हो जाएंगे 2। अब भाई 6, T2G की एनर्जी कितनी है भाई, -0.4 प्लस Eg की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और कंप्लीट को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, डेल्टा नोट, ये कितनी थी 23500, आगे कितना आएगा भाई, -2.4 इंटू 1.2 23500, तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास D8 की, है ना। अब और कोई क्वेश्चन करते हैं, चलो मान लो आपसे पूछ लिया किसी सिंपल से क्वेश्चन में एनर्जी निकालो D6 की, प्रोवाइडेड आपके पास डेल्टा नोट इज लेस देन आपके पास P, आपके पास पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो अब देख लो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा आपके पास, यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर यहाँ आएंगे 6, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G4 Eg2, 4 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा नोट की जो भी वैल्यू गिवन हो, अभी एनर्जी। तो ये क्वेश्चंस कई बार किसी छोटे मोटे एग्जाम में आपसे एनर्जीज पूछी जा सकती हैं, इसको किसी और कंसेप्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, आराम से आप निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, आपसे कहा गया था कि भाई डी ब्लॉक वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर कलर्ड, सारे कलर्ड होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें कहा था D0 कलर्ड नहीं होगा, D10 कलर्ड नहीं होगा, लेकिन D1 से और D9 तक के जो भी हो सारे कलर्ड होंगे। क्यों, आ गया आंसर अब आपके पास भाई, अब ये आंसर देखो क्यों कलर्ड है। आपके पास कलर आते क्यों है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जब भी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल, ठीक है, या लो से हाई लेवल पे आता है, ठीक,
लो से हाई पे गया या हाई से आपके पास लो पे आया, तो दोनों के दौरान आपके पास एनर्जी अगर लो से हाई पे जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, और अगर हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो पे आया तो एनर्जी का आपके पास एमिशन होगा। तो अगर आप वीबीटी के हिसाब से देखोगे तो वीबीटी तो कहेगी भाई आपके पास डी के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं सब, वो पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, डीजेनरेट है। डीजेनरेट तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ आओ, कितना ही जंप कर जाओ, एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना भाई। लेकिन सेफ्टी ने समझाया, तेरे हिसाब से तो कलर ही नहीं होंगे भाई। इसने कहा होगा भाई, ये देख ये रे स्प्लिट होंगे लिगेंड की वजह से। अब जब लिगेंड भाई साहब आएगा तो लिगेंड भाई साहब इसको स्प्लिट कराएगा दो हिस्सों में, और वो जो स्प्लिटिंग होगी उसी को आपने नाम क्या दे दिया था, डेल्टा नोट। तो ये यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन जाए, जब आप उसको एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एब्जॉर्प्शन होगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आया लोअर पे तब की बार एमिशन होगा। और लकीली ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन मिला किसके केस में, डी ब्लॉक कॉलम में, ये मिला आपको विजिबल रीजन में। किसमें मिला आपको, विजिबल रीजन में। विजिबल तो अपनी औकात है भाई, ये है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर कोई भी चीज रेडिएशन, ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इस रीजन में हुई तो आपको चीजें कलर दिखाई देती हैं, है नहीं। तो D1 से D9 के अंदर आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई जगह रहेगी, कोई ना कोई प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकेगा, है नहीं। लेकिन D0 के अंदर देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, किसको जंप कराओगे भाई। या D10 की अगर मैं बात करूं, देखो कहां जंप कराओगे, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते, तो D10 में करा लो जंप, जगह ही नहीं है तो कैसे कलर दिखा देगा। लेकिन अगर D9 भी होता तो देखो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन एक जगह थी ना इसके पास जंप कराने के लिए, जगह रहती ना तो कलर्ड हो जाता। कॉपर के कंपाउंड जो है वो अच्छे खासे कलर्ड है, ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। तो आपके पास ये जो कलर आए उसकी वजह थी CFT, जिसने समझाया कि एक्चुअली में डी ऐसे नहीं काम करता, ऐसे करता तो कलर्ड ही नहीं हो सकते थे। एक्चुअली में डी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से स्प्लिटेड फॉर्म में रहता है और इसी वजह से कलर आते हैं। और ये जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट है वो भी इसी ने समझाया कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि भाई कई लिगेंड्स की प्रॉपर्टी वो इसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करा देते हैं, कहीं थोड़ी एनर्जी रिलीज कराते हैं, इनको कम दूरी तक लेके जा पाते हैं, जितना ज्यादा दूर ले जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कराएंगे। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट भी यहीं से आया था आपके पास। ठीक है जी, तो विद दिस आपकी ऑक्टाहेड्रल की CFT कंप्लीट है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन की बात करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।